हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर 2 देखेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ बातें देख चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिड जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, बेस मेटल से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, एसिड बेल्ट्स एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके अलावा मेटल कार्बोनेट के बारे में देखा था कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात की थी। उसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इन सब इंडिकेटर्स के बारे में बात करने के बाद आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमें देखना है पीएच स्केल। पीएच स्केल में दो वर्ड्स है, एक तो पी है, पी से होता है पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन आयन, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में एच प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को देखना। पीएच मीन्स होता है एच प्लस आयंस कंसंट्रेशन। एच प्लस आयंस की क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन। इसका लॉगरिथम लेते हैं, मतलब माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन का लॉगरिथम लेंगे अपन, जिसमें कि अपन देखेंगे कि अपने को वैल्यू मिलती है, पीएच की वैल्यू होती है 1 to 14, सॉरी 0 to 14, 0 to 14 पीएच की वैल्यू मिलती है। जिसमें अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन जो 7 होती है, इसको अपन न्यूट्रल पीएच कहते हैं, न्यूट्रल पीएच। और जो 14 की तरफ जा रही है, इस तरफ जो बढ़ रही है, ये बेस होते हैं। जनरली क्या होंगे, ये सारे बेस। और 7 से 14 की तरफ जाने पर बेस की स्ट्रांगनेस बढ़ती है, बेस की क्या बढ़ेगी, स्ट्रांगनेस। और 7 से 0 की तरफ जाने पर ये एसिड होते हैं, और एसिड की स्ट्रांगनेस किधर बढ़ेगी, 7 से 1 की ओर जाने पर, 7 से 1 की ओर जाने पे। अब अपन बात करते हैं पीएच स्केल के अंदर होता क्या है। तो मेनली जैसे ये कोई पीएच स्केल है, पीएच स्केल के अंदर अपन देखते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे अपन मान लेते हैं 7, ये हो गया 0, ये हो गया 14। जैसे जैसे उधर की तरफ बढ़ेंगे, यानी 14 की तरफ, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। यानी 0 से 14 की तरफ जाने पर, 0 से 14 की तरफ जाने पर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिक्रीजन, यानी कमी आती है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में क्या आएगी, कमी। और इधर OH माइनस आयंस होते हैं। जैसे जैसे H प्लस बढ़ेंगे, वैसे वैसे OH माइनस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे OH बढ़ेगा तो H प्लस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बेस के अंदर, जैसा अपन ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि बेस में क्या होते हैं, OH माइनस, और एसिड में क्या होता है, H प्लस। तो 0 से लेकर 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में क्या होती है, डिक्रीजन आता है। उसके बाद में यहाँ पे 7 पे 0 और 7 के बीच में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कंटिन्यू लगभग एक जितनी हो जाती है। जितने H प्लस होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, OH माइनस हो जाएंगे, जिससे कि इनके आयंस का क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। आयंस क्या हो जाएंगे, बैलेंस। फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और कहा जाता है जब भी पीएच की बात करते हैं तो वो सिर्फ H प्लस आयंस को ही डायरेक्ट करता है। किसको डायरेक्ट करेगा, H प्लस आयंस को। अब यहाँ पे जो भी होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 0 के आसपास के पीएच वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए 14 के आसपास के। और वहीं 7 के आसपास के जो होंगे वो वीक एसिड होंगे, और 7 के आसपास वीक बेस होता है। दैट्स मीन जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एसिड की स्ट्रॉन्गनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एसिड की स्ट्रॉन्गनेस भी क्या होगी, इंक्रीज। वहीं अगर बात करें बेस के लिए, तो जैसे जैसे बेस
में जैसे जैसे OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे बेस की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं कलर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि ये जनरली एक आइडिया दिया है अपने को। अपन कहते हैं कि 7 के आसपास ग्रीन होता है कलर, अल्कलाइन के लिए ब्लूस हो जाता है, और जब एसिडिक के लिए बात करेंगे तो रेडिश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन कुछ चीज़ों की पीएच वैल्यू देख लेते हैं जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट भी होती है, जैसे कि ब्लड की पीएच। जैसा तुम जानते हो ब्लड जो होता है बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक 7.4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7.4। उसके अलावा अपन अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इसकी पीएच हो जाएगी 1.2, लगभग 1.2 के आसपास होती है। गैस्ट्रिक जूस बोले अपन HCl भी ले सकते हैं, इसको HCl कहते हैं, जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि जो अपने डाइजेशन के लिए HCl जो होता है वो सीक्रेट होता है, जो कि पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करवाता है। उसके अलावा अगर और बात करें अपना लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच जो होगी वो 2.2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2.2 हो जाएगी। उसके अलावा और बात करें अपन प्योर वाटर जो होता है अपना, प्योर वाटर, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर जो होता है वो न्यूट्रल पीएच का होता है, जिसकी पीएच 7 के 7 ली जाती है। कितनी ली जाती है? 7। अब बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड के सॉरी जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच क्या हो सकती है, या फिर जो अपने सप्लाई का या टैप वाटर है उसकी पीएच क्या हो सकती है। वो अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अपने को डायरेक्ट पीएच बताने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बताने के लिए उसका पीएच चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो टैप वाटर आ रहा है अपने पास, ठीक है, वो डायरेक्ट अपन ने प्योर तो स्टोर्ड किया नहीं है। अगर वो आ रहा है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके बेस पे अपन लेंगे। बट क्वेश्चन जब भी आ जाए प्योर वाटर या टैप वाटर, तो जनरली अपन 7 के आसपास का जो भी ऑप्शन होगा उसको लगा देंगे। उसके अलावा अपन देखते हैं NaOH की, जो कि होता है अपना कास्टिक सोडा, इसकी 14 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसकी अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास की होती है। ये सारे क्या हो गए? एसिड एंड बेस। कुछ एसिड और बेस की अपन ने क्या ले ली है? पीएच की वैल्यू देख ली है, जिसके बेस पे अपन बता सकते हैं कि इनकी पीएच क्या होती है। MgOH जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक वीक बेस है। इसका यूज अपन करते हैं एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड, दीज आर द सब्सटेंट विच आर यूजिंग फॉर एंटी एसिडिटी। जो एसिडिटी हो जाती है अपने को, उसके लिए जो यूज किया जाता है सब्सटेंट, उसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। अब अपन बात करें कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, पीएच की अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले अपन कहेंगे पीएच की इंपॉर्टेंस के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो, इनके सर्वाइवल के लिए एक पीएच की फिक्स रेंज चाहिए होती है। पीएच की फिक्स रेंज चाहिए होती है, लगभग अपन कहते हैं 7 to 7.8, 7 to 7.8 के बीच में ह्यूमन इजीली क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। इससे ज़्यादा या इससे कम पीएच होने पे ह्यूमन को सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। इसका मतलब जब भी अपन किसी एनवायरमेंटल पीएच की बात करेंगे तो इतनी होनी जरूरी है। एक बात और करते हैं अपन, एसिड रेन। जब अपने को पता है अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, पॉल्यूशन होता रहता है। पॉल्यूशन में जो होता है, लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था, जैसे CO2, SO2, दीज आर द गैसेज विथ आर एसिडिक नेचर। इनकी नेचर कैसी है? एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। ये क्या होती है? एनवायरनमेंट में जब जनरेट होती है तो ये वेपर के साथ जाकर क्लाउड के अंदर वाटर से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करती है, और वो रेन जो कि एसिड के फॉर्म में अपने अर्थ तक आता है उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन होती क्या है? तो अपन कहेंगे कि ऐसी रेन या ऐसी बारिश जिसका पीएच वैल्यू
रेन वाटर का पीएच जब 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, तो एसिड रेन को, ऐसे वाटर को ही क्या कहेंगे, एसिड रेन, या ऐसे रेन को ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन। जनरली जब भी अपन पहली बारिश होती है, पहली बारिश का मजा कुछ अलग ही होता है, बट उसमें जनरली अपन नहाते नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बारिश के अंदर एसिड रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि एसिड रेन, फर्स्ट बारिश को ही क्यों अपन प्रेफरेंस देते हैं कि ये बारिश एसिड रेन हो सकती है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि फर्स्ट बारिश जो होगी उसमें पॉल्यूशन से जो गैसेज गई है, इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके वजह से एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, दैट्स मीन ये कौन सी रेन हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है। इसके अलावा एक और अपन सॉइल के लिए देखते हैं, पीएच 4 सॉइल, पीएच 4 सॉइल। सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की पीएच बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि बात करें अगर अपन अपने पीएच जो होती है सॉइल की, अगर 7 के आसपास की है तो प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है, बट अगर बिलो द 7 है या अबव द 7 है तो भी हमारे प्लांट्स के लिए क्या नहीं होगा, इजी नहीं होगा सरवाइव करना। अगर प्लांट की पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी ये क्या है, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक। ठीक है, जब एसिडिक होगी तो अपन इसमें क्या मिला देंगे, फर्टिलाइजर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, फर्टिलाइजर। वहीं जब बेसिक होगी, जब बेसिक होगी तो बेसिक के अंदर अपन एसिडिक होगी तो अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, यानी चूना मिला देंगे, ठीक है, लाइम मिला देंगे। वहीं जब बेसिक होगी तो उसमें क्या मिला देंगे, एसिडिक, जो कि अपने क्या हो गए, फर्टिलाइजर, लाइक यूरिया एक्सेट्रा, है ना, यूरिया वगैरह इजीली अपन मिला सकते हैं। तो ये सब बात हुई। एक और टॉपिक रह रहा है अपने पीएच से रिलेटेड, जो कि होता है, अपने को पढ़ना है टूथ डिके के बारे में। किसके बारे में, टूथ डिके के बारे में। अब टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके, टूथ डिके का मतलब होता है कि जब अपने माउथ की पीएच जो होती है वो 5.5 से कम हो जाए, कितने से, 5.5 से पीएच की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अपने टीथ का जो इनेमल होता है, टीथ का क्या, इनेमल, वो क्या होने लग जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, किसमें, वाटर में। जनरली अपने टूथ का जो इनेमल है, इनेमल बोले तो फ्रंट पार्ट, जो टीथ है, जैसे मान लो ये टीथ है तो इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इनेमल, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है। ये जो होता है बहुत अपने ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। कौन सा है, हार्डेस्ट पार्ट। बट जब ये किससे एसिडिक पीएच मिलती है, इसको कैसे पीएच मिलती है, एसिडिक पीएच, ठीक है, तो ये क्या होने लग जाता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। जैसे ही वाटर में सॉल्यूबल होगा तो टीथ का क्या होने लग जाएगा, डिके होने लग जाएगा, उसमें कैविटी बननी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि जो अपन ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। वो कैसे होते हैं, टूथपेस्ट बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो बेस से अपने क्या होगा, मुंह का पीएच, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जिससे कि मुंह की पीएच क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट अपन कहते हैं न्यूट्रल चली जाएगी। अब ये मुंह की पीएच एसिडिक क्यों होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुंह की पीएच एसिडिक होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं तो अपने दांतों में कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। इन फूड पार्टिकल्स को दांतों से हटाने के लिए और इनका डाइजेशन करवाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड का सीक्रेशन करवाते हैं। किसका सीक्रेशन करवाते हैं, एसिड का। यही कारण है कि हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, खाना एक बार में ही खा लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद में हमें जरूर एक बार मुंह को धो लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अपना टूथ जो होगा, टूथ डिके नहीं होगा, यानी टीथ का जो इनेमल है, इनेमल जो है वो खराब नहीं होगा। इनेमल क्या होता है, अपने टीथ, अपने ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट मान लो या हार्डेस्ट सब्सटेंट मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंट इनेमल हो जाए, जो जो किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। नेक्स्ट लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ नेचुरल एसिड और उनके सोर्स के। सोर्स बोले तो वो मिले कहाँ से, ठीक है, और उनके नाम क्या है। जैसे विनेगर देखा होगा, विनेगर के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है एसिडिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। इसको अपन एथेनोइक एसिड भी कहते हैं,
एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला भी तुम देख सकते हो, CH3COOH। वहीं अगर बात करें एंटिस्ट्रैन या फिर नेटल के डंक में, है ना, स्टिन, इनके डंक में जो होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, COOH। ठीक है, ये कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। दो एसिड के बारे में याद रखना है, एसिटिक एसिड एंड मेथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड विनेगर, विनेगर हिंदी में अपन सिरका बोलते हैं, जो कि घर में खटास के लिए यानी अचार वगैरह के अंदर अपन डालते हैं, खट्टा हो जाए ताकि। फिर अपन बात करते हैं एप्पल में, एप्पल में मैलिक एसिड, टर्मरिक में टार्टरिक एसिड, सॉरी टार्टरिक एसिड हो गया। फिर कर्ड में लैक्टिक एसिड, सबको पता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, लेमन और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड ही होता है। और टमाटो में कौन सा हो जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड अपनी इमली जो होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब बात आती है साल्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल्ट क्या होते हैं। साल्ट के बारे में इतनी तो बात तुम्हें पता है कि जब एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट करता है, जब एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। जनरली अपन मान के चलते हैं कि जो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, साल्ट का। अब जो साल्ट होते हैं या सॉल्ट होते हैं, ये एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हो रहा है, यानी एसिड अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, बेस अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के एक नया सब्सटेंट बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए अपने पास NaCl है, ठीक है, जिसको अपन कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि अपने घरों में यूज होता है, नमक, वो भी एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। उसके अलावा Na2CO3 वॉशिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, CaSO4.2H2O जिप्सम हो गया। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। फेरस सल्फेट है, FeSO4.8H2O, ये भी क्या है, सॉल्ट है। दीज आर द सॉल्ट्स, ये सारे ही क्या है, सॉल्ट्स है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पीएच किसकी, सॉल्ट्स की पीएच क्या होती है। जैसे कोई भी एक साल्ट है, उसकी पीएच क्या हो सकती है, तो अपन बात करेंगे कि जो साल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि साल्ट किस कौन से एसिड से मिलकर बना है। जैसे अपन बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से कोई साल्ट बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। यानी अपने पास एसिड भी था और बेस भी था, दोनों के दोनों कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, ना उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज है ना उसमें बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, अगर अपन बात करें, पीएच इक्वल टू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 7 होगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जो सॉल्ट बनेगा अपना, उसके साथ वाटर बनेगा। ये जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का। और इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, इसकी पीएच जो हो जाएगी 7 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, 7 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो ये जो होगा ये एसिडिक होगा, एक सॉल्ट जिसमें वाटर भी बन जाएगा। इस एसिडिक सॉल्ट की पीएच जो हो जाएगी वो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl। NaCl का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम
क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इतना तो हम जानते हैं कि हमारे घरों में सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जनरली इसका यूज किस लिए करते हैं? अपन टेस्ट के लिए करते हैं कि भाई खाना है जो अच्छा बनना चाहिए, तो वो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसको रॉ मटेरियल के, सोडियम क्लोराइड का सबसे बड़ा यूज क्या है? यूज है इसको अपन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। किसके? जैसे मान लो तुम्हें बनाना है बेकिंग सोडा, NaHCO3, तो भी किसका यूज करोगे? सोडियम क्लोराइड का। तुम्हें Na2CO3 बनाना है तो भी किसका? सोडियम क्लोराइड। NaOH ही बनाना हो बोले, NaOH भी किससे ही बन सकता है? सोडियम क्लोराइड से। अपने को ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो तो भी किसका यूज करेंगे? सोडियम क्लोराइड का। मतलब इन सब चीजों के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में कौन यूज होगा? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अपने सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसका नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या नाम है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में अपन ब्राइन लेते हैं। ब्राइन बोले तो क्या होता है? ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर का मिक्सचर। NaCl और वाटर का मिक्सचर। और इतनी बात हो ही रही है तो NaCl का सोर्स भी समझ लेते हैं। NaCl मिलता कहाँ से? NaCl जनरली अपने को सी वाटर से ऑब्टेंट हो जाता है। किससे ऑब्टेंट हो जाता है? सी वाटर से। यानी अपन समुद्र के पानी को क्या करेंगे? उसको इवेपरेट करवाते हैं और क्या मिल जाता है अपने को? NaCl मिल जाता है, यानी नमक मिल जाता है। ये भी एक टाइप का मिनरल है ना, जो कि माइन से मिलता है। इसको माइन मिनरल भी कहते हैं। ठीक है। इस इससे जो अपने को जो सॉल्ट मिलता है वो डायरेक्ट तो यूजेबल होता नहीं है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद में अपन उसको यूज कर सकते हैं। बट NaCl के साथ में वाटर का मिक्सचर बनाएंगे, इसको क्या कह देंगे? ब्राइन। अब इसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अपन ने फर्स्ट चैप्टर में इतना सा देखा था कि कुछ रिएक्शंस होती है जिनके लिए अपने को एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो रिएक्शंस कौन सी होती है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। जिसमें कि अपन ने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन ने क्या किया? एक चैम्बर बनाया है। क्या बनाया? चैम्बर। अब इस चैम्बर में क्या है? अपन ने सबसे पहले क्या किया है? एक बॉक्स बनाया है जिसमें कि देखो 3 आउटलेट दिए कि 4 है। अब बस कितने हैं? 4 आउटलेट। देखो ये 4 आउटलेट दे दिया। इससे ब्राइन डाल रहे हैं अपन। ब्राइन यानी नमक का पानी। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? नमक का पानी जा रहा है। सबसे पहले ये नमक का पानी गया जिसको अपन ने क्या कहा है? ब्राइन। क्या कहा है? ब्राइन। जब ब्राइन डाला और ऊपर क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के रूप में क्या लगी? बैटरी लगी। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये, और ये कौन सा हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। अपन को इतना पता है कि नेगेटिव आदमी या फिर जो भी नेगेटिव होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कैथोड, है ना। नेगेटिव के लिए कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। सी से याद रखना है, सी जो होता है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के लिए क्या हो गया? कैथोड। और पॉजिटिव के लिए? वेरी गुड, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड। पॉजिटिव के लिए एनोड हो गया, नेगेटिव के लिए कैथोड हो गया। अब अपने को पता है एनोड को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, कैथोड को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। अब अपन ने इसमें क्या फ्लो करवा दिया? ब्राइन यानी नमक का पानी इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही, और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। बीच में क्या लगा दी? मेम्ब्रेन। और अब अपन देखते हैं कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये इस पे चार्ज कैसा आएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज। जो भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो एक बार अपन ने डाला क्या क्या?
सर अपन ने डाला एक तो NaCl और साथ में क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। NaCl और वाटर डाला, तो NaCl अगर ब्रेक डाउन हो तो किस किस आयन में होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस, और H2O जो किस किस में होगा, H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। अब ये जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो देखो, अब जो Na प्लस है, प्लस किसकी तरफ भागेगा, माइनस की तरफ, है ना। तो Na किधर आया, इधर की तरफ। H भी प्लस है, वो भी किधर आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, OH जो है और Cl माइनस है, ये किधर आएंगे, Cl माइनस और OH माइनस इधर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे Na और OH जुड़ के क्या बना देंगे, NaOH, जो कि क्या हो गया अपना कास्टिक सोडा। क्या हो गया, कास्टिक सोडा, जो कि इस क्या कहते हैं अपने चैम्बर से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। जो H प्लस थी गैस, H प्लस आयंस थे, वो जाके किस पे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, कैथोड पे, और कैथोड पे जुड़ के H प्लस से जुड़ के कौन सी गैस बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। कौन सी गैस बना देंगे, H2 गैस। और जो Cl माइनस था, जो Cl माइनस है, वो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। जो नेगेटिव आदमी है उसको पॉजिटिव अच्छा लगता है ना, और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव अच्छा लगता है। अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा Cl जुड़ के कौन सी गैस बना लेंगे, Cl2 गैस बना देंगे। तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या बने, इसके प्रोडक्ट बने हैं, देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं, NaCl प्लस H2O। अपन ने क्या क्या लिखा अंदर, NaCl और H2O। तो प्रोडक्ट में क्या बना, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ये गैस हो गई, ये गैस हो गई, ये एक्वस हो गया। ठीक है, अब देखो इसको तो अपन एक टाइप से बेस कह सकते हैं, बेस कहो या एल्कलाई कहो। ठीक है, तो एल्कलाई वर्ड कहां से आया, NaOH के लिए। एल्कलाई वर्ड कहां से आया, NaOH के लिए। और जो गैस बनी है वो कौन सी है, क्लोरीन। कौन सी गैस बनी है, क्लोरीन। इसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, क्लोर। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, क्लोर। तो क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक एल्कलाइड बन रहा है और एक क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। दैट्स वाई इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। कौन सा हो गया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो अपने से क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन, ब्रैकेट में और लिख सकते हैं अपन कॉमन सॉल्ट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन एंड प्रोड्यूस NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, this process is called chlor-alkaline process because the product of this process is alkaline and chlorine gas. Alkaline and chlorine gas. That's why this process is called as chlor-alkaline process. अब इस प्रोसेस में जो भी अपने को प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके फंक्शन क्या है, उनके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले NaOH की बात करते हैं। जो अपना NaOH होता है इसका यूज करते हैं अपन डीग्रेसिंग के लिए, यानी ग्रीसिंग जो हो जाती है, मेटल के ऊपर ज्यादा ग्रीसिंग हो जाती है, उसको हटाने के लिए कौन सा मेटल कौन सा सब्सटेंट काम आएगा, NaOH। सॉप जो होते हैं, क्या सॉप्स यानी साबुन वगैरह या डिटर्जेंट जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी किसका यूज करेंगे, NaOH का। उसके बाद पेपर मेकिंग में, किसके लिए, पेपर मेकिंग के लिए, यानी पेपर वगैरह बनाने के लिए भी किसका यूज करेंगे, NaOH। और एक आर्टिफिशियल फाइबर बनते हैं, फाइबर समझते हो, लैन केबल वगैरह जो भी आती है उनमें फाइबर्स यूज होते हैं, वो उसको बनाने में भी किसका यूज करेंगे, NaOH का। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए इतना तो जानते हैं अपन कि इसको फ्यूल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, फ्यूल्स के लिए। उसके अलावा अपन अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया की जरूरत पड़ती है। अमोनिया बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन। अमोनिया कैसे बनता है, N2 प्लस H2 gives then NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया, NH3। तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए भी किसका यूज करते हैं, H2 गैस का ही। रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 3, यहाँ लगा दोगे 2 और यहाँ लगा दोगे 3, नहीं हाँ यहाँ 2 लगा देना, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस में अब बची है सिर्फ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के यूज क्या होते हैं, एक तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए कि भाई वाटर को साफ करना या ट्रीटमेंट करना वाटर का, तो क्या यूज करेंगे अपन, क्लोरीन गैस। स्विमिंग पूल जितने भी होते हैं उनकी सफाई के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन,
क्लोरीन गैस का। किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का। एक यूज करते हैं अपन डिसइंफेक्शन के लिए, यानी कहीं अगर मान लो वाटर में डिसइंफेक्शन हो रखा है, वाटर में इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसका डिसइंफेक्शन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? क्लोरीन गैस। दो चीजें बनाने के लिए, एक तो सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन दोनों को बनाने के लिए सीएफसी एक गैस है जिसके प्रोडक्शन पे अभी तो क्या लग रखी है? रोक लग रखी है, क्योंकि ये बहुत कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ओजोन की लेयर के लिए क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओजोन लेयर के लिए क्या हो रही है? हार्मफुल। दैट्स वाई अपन सीएफसी पे क्या लगा चुके हैं? अपन बैन लगा चुके हैं। पीवीसी जो होते हैं पाइप, तुम लोगों ने देखा होगा, पीवीसी पाइप होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? इंसुलेटर, ना कि कंडक्टर। यानी ये बैड कंडक्टर है। क्या है? बैड कंडक्टर, जिसका यूज करते हैं अपन, जैसे मान लो कि सैनिटरी के पाइप में, इलेक्ट्रिसिटी पाइप के कवरिंग के लिए, ताकि क्या नहीं हो? इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो? ट्रांसफर नहीं हो, अपने को शॉक नहीं लगे। ठीक है। वहीं इसको हीट के लिए भी यूज किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का। ठीक है। तो ये हुआ अपने पास क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। क्या हो गया? क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। आगे देखते हैं। अब अपने को देखने हैं कुछ कॉमन, कुछ सॉल्ट्स है, उनके बारे में बात करनी है। जैसे पहला आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर आ गया है पहले, है ना? चलो ये ले लेते हैं पहले, बेकिंग सोडा ले लेते हैं पहले। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब इसका यूज क्या है? सॉरी, पहले फॉर्मेशन कैसे होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो होता है वो ड्राई, क्या? ड्राई सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस फ्लो करवाते हैं। कौन सी गैस फ्लो करवाते हैं? क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट में ही क्या मिल जाएगा? CaOCl2। क्या बन जाएगा? CaOCl2। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। ये प्रोसेस से अपने को क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? ड्राई क्या लेंगे? ड्राई लाइम वाटर लेंगे। ड्राई लाइम वाटर या फिर ड्राई सेक लाइम ले लेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे? क्लोरीन गैस फ्लो करवाएंगे। कौन सी गैस फ्लो करवाएंगे? क्लोरीन गैस। जिससे कि अपने को क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और इस प्रोसेस में अपने को जो मिला है वो क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है। क्लोथ्स को साफ करने के लिए, यानी लॉन्ड्री, या फिर घर में भी इसको कॉटन इंडस्ट्री में, यानी कपड़े वगैरह और लिनेन के कपड़े जो भी होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, यानी उनके ऊपर जो भी कलर है उसको हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज अपन अलग अलग जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ है। उसके अलावा अपन वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा और देखें तो जो अपनी वुडन क्लॉथ मतलब वुड होती है उससे पेपर बनाने में, यानी पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसमें जो क्लोरीन गैस है वो कौन से प्रोसेस से आएगी? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। देखो NaHCO3 हो गया बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अब दोनों में ही देखो सोडियम आ रहा है। एक हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद कैसे रखें हम कि इनका केमिकल फॉर्मूला किसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, किसका कार्बोनेट। तो दो ट्रिक्स है जो अच्छी लगे उससे याद रखो। एक तो हाइड्रोजन जो होती है गैस उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। देखो अभी लिखवाया था यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, है ना, एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल है। और बेकिंग सोडे का यूज भी खाने में ही करते हैं। तो खाने पकाने के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन? फ्यूल का। दैट्स वाई ये क्या हो गई?
बेकिंग सोडा में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जिसमें हाइड्रोजन आता है उसे क्या कह देंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, देखो और एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो मारवाड़ी में कहते हैं ना, खाना तो बाई बनाएगी, है ना, तो उस हिसाब से भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए काम आ रहा है, खाने के सोडे के लिए। ठीक है, और वहीं वॉशिंग सोडा के अंदर देखो सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, यानी फ्यूल का जरूरत है ही नहीं कपड़े धोने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि अपन को फ्यूल की जरूरत पड़े। ठीक है, हाथ से धो लिया करो कपड़े, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा में हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। देखो बेकिंग सोडा बनता कैसे है, बेकिंग सोडे का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अमोनिया। चार चीज़ों का यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और कौन सा यूज हो जाएगा, अमोनिया। इन चारों को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अमोनिया यहाँ पे एज ए गैस है, अमोनिया क्या है, एज ए गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब देखो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक तो NaHCO3 क्या हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। दूसरा अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, एक अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये बाई प्रोडक्ट है। अमोनियम क्लोराइड क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट। अब अमोनियम क्लोराइड जो हो गया वो बाई प्रोडक्ट बन गया, अपने को क्या चाहिए, बेकिंग सोडा, क्या चाहिए, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, जैसे ही अपन बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को, NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस वाटर, प्लस क्या बनेगा, वाटर। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है और साथ में क्या बनी है, CO2। अब जनरली अपन इसका डायरेक्ट यूज फूड के लिए नहीं करते हैं, अपन फूड के लिए एक तो इससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दूसरा अपन कहते हैं कि इसके साथ में अपन NaCO3 के साथ में कोई ना कोई क्या मिक्स करते हैं, एसिड, जो कि क्या हो, इटेबल, है ना, जो खाने लायक हो, माइल्ड एसिड हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या होगा, कोई ना कोई एसिड होगा, जो कि कैसा होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खाने लायक। अगर अपन बात करें कि कौन सा एसिड यूज कर सकते हैं अपन, तो टार्टरिक एसिड यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज कर सकते हैं, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, टार्टरिक एसिड यूज कर सकते हैं। जो टार्टरिक एसिड होगा उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर। अब इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा क्या, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट, किसका, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो भी एसिड यूज किया है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। और साथ में क्या बन जाएगी, CO2, और वही CO2 क्या करेगी, अपने फूड को स्पंजी बना देती है। कैसा बना देती है, स्पंजी। जैसे ब्रेड बनाने के लिए भी किसका यूज करेंगे, बेकिंग पाउडर का। अपने घर पे भी अपन खाने का सोडा जो होता है वो ढोकली वगैरह जब भी बनती है तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि क्या होगा, जो भी अपना फूड है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, फूल जाए। जैसे पकोड़े जो होते हैं वो जनरली नहीं फूल रहे, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो पकोड़ा क्या होने लग जाता है, फूलने लग जाता है। उसका रीजन भी क्या है, CO2 का फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन। और भी जगह इडली वड़ा डोसा जो भी बनाना, उसमें भी उसके घोल को फुलाना हो तो भी क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, सॉरी बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं यूज करने का कारण है क्योंकि बेकिंग सोडा जो भी होगा वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और अपने को बेकिंग पाउडर यूज करते हैं जिसमें कि कोई ना कोई इटेबल साल्ट होता है, जो कि उसको, सॉरी इटेबल एसिड होता है जैसे टार्टरिक एसिड। ठीक है, जो कि उसको साल्ट को किस में कन्वर्ट करवा देता है, सॉरी एसिड को और बेस को रिएक्ट करवा के क्या बना देगा, कोई ना कोई सोडियम का उस एसिड से रिलेटेड साल्ट बना देगा। एसिड से रिलेटेड क्या बना देगा, साल्ट बना देगा।
अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला जो होता है उसमें 10H2O और ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 10H2O। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल वाटर जिसको कहते हैं, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स उसके प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जनरली ऐसे देखने पे तो ड्राई फील होगा, देखने पे तो कैसा फील होगा? ड्राई। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि वाटर जैसा अपने को कुछ लगेगा, बट उससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये होगा, फायदा क्या है, एक सेकेंड, हाँ, इससे क्या होगा, इस ड्राई तो दिखेगा बट उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल के वाटर के प्रेजेंट होते हैं, जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अपन इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? अपन क्या करते हैं, Na2CO3, जो अपने पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कहां से मिल सकता है ये? प्रीवियस रिएक्शन से देख सकते हैं। किससे मिल जाएगा अपने को? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को क्या करने पर? गर्म करने पर। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या करवाएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे, इसको वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेगा और क्या बना देगा? Na2CO3.10H2। ये क्या मिल गया अपने को? वॉशिंग सोडा। क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा मिल गया अपने को। क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा मिल गया। अब वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कभी क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो अपने को हमेशा देखना है कि 10H2 होना चाहिए। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट वाला ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा अगर साथ में ये है तो। सबसे पहले ही कहा देखना है, अंदर 10H2 देखना है। अब इसका यूज कहाँ होता है? जनरली अपन इसको वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अलग अलग जगह इसका भी क्या है, यूज है। लास्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये जिप्सम से बनता है। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ये हो गया जिप्सम। जिप्सम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो कितनी हो जाएगी? 373 केल्विन। गर्म करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? CaSO4.12H2O, और वाटर क्या हो जाएगा? इवेपरेट। 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो गए इसके? इवेपरेट हो गए। 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो गए? इवेपरेट। ये क्या बन गई? पीओपी। क्या बन गई? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या चाहिए? जिप्सम। अब इसको सर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा गया? तो सबसे पहले ये पेरिस के आसपास के इलाके में मिला था, यानी ये सबसे पहले पेरिस के आसपास के इलाके में ही इसी चीज का यूज करके दीवारों पे प्लास्टर के रूप में इसका यूज किया गया, जिससे कि दीवारें क्या हो, थोड़ी चिकनी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कह देंगे। हेमी हाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है, किसका? वाटर का। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कह देंगे। अब देखना, इसको अगर गर्म किया तुमने 400 केल्विन से ज्यादा गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब इसके मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं जब हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो अपन हड्डी को सही एक पोस्चर में रखने के लिए, जैसे डॉक्टर चाहता है कि हड्डी यूं ही रहे, इसको वापस फोल्ड नहीं कर सके या बार बार हिलाए नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टी से प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कर देगा? बाइंड कर देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही वाटर से, जैसे ये हो गया पीओपी, जैसे ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये वापस जैसे ही मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, किससे? मॉइस्चर से, तो वापस क्या प्रोड्यूस कर देगा? जिप्सम, CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। जो जिप्सम होता है वो हार्ड सब्सटेंट होता है। कैसा होता है? हार्ड सब्सटेंट। और वो फिर उस हड्डी को क्या रखेगा? एक ही फॉर्म में रखेगा, एक ही फॉर्मेट में रखेगा। उसका पोस्चर चेंज नहीं होने देगा जब तक कि हड्डी क्या नहीं हो जाती, हील नहीं हो जाती। फिर उसको प्लास्टर को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। उसके अलावा जो खिलौने वगैरह बनते हैं, जैसे मान लो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति वगैरह जो भी होती है उनको बनाते हैं, माता जी की मूर्ति बनानी हो, मूर्तियां वगैरह या खिलौने वगैरह बनाने में भी किसका यूज करते हैं? पीओपी का। किसका यूज करेंगे? पीओपी का। एक क्वेश्चन और बनता है कि मॉइस्चर टाइट या मॉइस्चर से
इसको कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता, यानी मॉइस्चर टाइट जो भी सब अपने कंटेनर होते हैं उनके अंदर किसको स्टोर किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके, किससे, मॉइस्चर से रिएक्ट करके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में, ठीक है, जिप्सम में, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम जो होता है एक हार्ड सब्सटेंट है, पीओपी जो है एक वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। दैट्स वाई अपन किसका यूज, किससे दूर रखते हैं इसको, वाटर या फिर मॉइस्चर से दूर रखते हैं। लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, जो क्या हो गया, CaSO4.12H2O CaSO4.2H2O FeSO4.7H2O और CuSO4.5H2O और Na2CO3.10H2O। ये जितने भी H2O आ रहे हैं, ठीक है, ये जनरली सब्सटेंट जो होते हैं ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई। बट इनके अंदर क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वाटर के क्या प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी किसी भी सब्सटेंट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाने से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होने से, हटने से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। जैसे देखो यहां से यहाँ प्रॉपर्टी में चेंज आया कि नहीं आया? ये हार्ड सब्सटेंट और ये कैसा हो गया? एकदम पाउडर फॉर्म में। किसके वजह से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर चेंज आने से। यहां से यहाँ पे जाने पे कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में चेंज आया कि नहीं आया? आया। उसके वजह से क्या हो गया? सब्सटेंट में चेंज आ गया। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस के लिए एक अलग से क्लास अपन रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।